नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि सीपीआई नेता वृंदा करात ने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ दुर्ग जेल में बंद ननों से मुलाकात की। इस दौरान वृंदा करात ने कहा कि वो दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए आई। उनसे जेल में मुलाकात करने पर पता चला कि किस तरह से उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। जेल में मुलाकात के बाद वृंदा करात ने जेल में ननों की स्थिति को डिस्टर्बिंग बताया। उन्होंने कहा कि ननों को झूठ नक्सली केस में फंसाया गया है। ये दोनों नन वर्षों से गरीबों के बीच में सेवा कर रही थी और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। वृंदा करात ने आरोप लगाया कि बजरंग दल ने इन्हें गलत तरीके से विदेशी घोषित कर दिया है, जबकि ये पूरी तरह से निराधार है। बजरंग दल ने पुलिस के मामले की संविधान की धज्जियां उड़ाई और कहा कि बजरंग दल के लोगों को पता चलना चाहिए कि युवतियों को लेकर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है। वो असल में पहले से ही ईसाई हैं, तो उन्हें इसे मानव तस्करी का रूप दे दिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के सम्मान और संविधान की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज कैबिनेट बैठक के बाद 7 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वो अमेरिका में बसे छत्तीसगढ़ प्रवासियों से मुलाकात कर उन्हें राज्य के विकास में भागीदारी के लिए प्रेरित भी करेंगे। चौधरी छत्तीसगढ़ जो विजन 2047 से साझा कर उन्हें विकासशील से विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा का हिस्सा बनने का आह्वान भी करेंगे। वे छत्तीसगढ़ के पहले एनआरआई शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता देंगे और पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए सपोर्ट सिस्टम और स्टार्टअप सहयोग जैसे मुद्दों पर बात भी करेंगे। साथ ही वे निवेशकों से प्रदेश विदेश मंत्री, एफडीआई और संयुक्त उद्यम की संभावनाओं पर संवाद भी करेंगे। प्रवासी भाइयों को रजत जयंती समारोह में आमंत्रित करने की यात्रा पर यह अहम हिस्सा देखने को मिलेगा। आज पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड है, पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव में तब्दील हो गई है और सभी की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से बहुत गहराई के साथ जुड़ी हुई हैं। आज देखते हैं कि एक टैरिफ आने से, एक चीज आने से कितने दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। ऐसी स्थिति में और जब भारत जैसा देश जो विकासशील से विकसित बन रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश जो विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ बनने की राह पर है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे छत्तीसगढ़ के हजारों लोग अमेरिका में, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। अमेरिका में जो हजारों लोग हैं, इनसे भी मैं वहाँ पे कनेक्ट होऊंगा, इनके साथ मीटिंग्स करूंगा, कई प्रकार के अनौपचारिक डिनर वगैरह, लंच वगैरह का भी आयोजन करेंगे और इनसे हम कनेक्ट होंगे ताकि उनको अपनी जड़ों से और जोड़ने की दिशा में प्रयास कर सकें। और जो छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस के साथ जो गति के कॉन्सेप्ट पे हम फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हो, कैपेक्स कैसे हो, उस दिशा में काम कर रहे हैं। उसमें सब लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है छत्तीसगढ़ के लोगों की। इस दिशा में हम गहराई के साथ, तल्लीनता के साथ मिल करके काम करने की दिशा में प्रयास करें। और वहीं दुर्ग के नारायणपुर की लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए नर्स की ट्रेनिंग और नौकरी का प्रलोभन देने के मामले में पुलिस ने 2 ननों को गिरफ्तार किया है। दोनों को अदालत में पेश किया गया है, जहां न्यायिक दंडाधिकारी का प्रथम श्रेणी ने आरोपी को गंभीर मानते हुए उन्हें जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और 8 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी नन पीड़ित लड़कियों से धर्म बदलने के बदले उन्हें अस्पताल में नर्स की ट्रेनिंग और नौकरी दिलाने की बात कह रही थी। आरोपी स्थानीय प्रशासन या पंचायत से संबंधित कोई दस्तावेज भी पेश नहीं कर पाई है, जिससे मामला और गहरा गया है। आपको बता दें, दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद से ये मामला देखने को मिला। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। वहीं इस जारी आदेश में 5 अधिकारियों के नामों को शामिल किया गया है। वहीं नम्रता जैन को रायपुर का अपर कलेक्टर बनाया गया है। अगर बात करें तो अपर कलेक्टर के पद से स्थानांतरित कर अस्थायी रूप से रायपुर अपर कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर बीजापुर से सीओ की जिम्मेदारी से हटाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में प्रस्थापित किया गया है। वहीं प्रखर चंद्राकर, जो कि 2020 बैच के अधिकारी हैं, उन्हें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद दिया गया है।
खबर बिलासपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC 2021 की नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस दौरान कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ CBI ने चार्जशीट प्रस्तुत नहीं की है, उन्हें 60 दिन में नियुक्ति दी जाए। साथ ही सभी उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग CBI की जांच और हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा। आपको बता दें कि इस मामले में 2 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद से हाल ही में अब फैसला सुनाया गया है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग ने कथित गड़बड़ी के आरोप में बाद में राज्य शासन ने मामले की जांच का जिम्मा CBI को सौंपा था, जिसमें CBI ने 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। वहीं 44 चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनकी नियुक्तियां अभी नहीं होगी। और खबर राजधानी रायपुर से है, जहां आए दिन ट्रेनों में किन्नरों द्वारा यात्रियों से पैसे लेने को लेकर मामला सामने आया है। वहीं यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे कोई ठोस पहल नहीं कर पा रहा है। वहीं हाल ही में किन्नरों ने दुर्ग रायपुर के बीच ट्रेन में जमकर उत्पात मचाया। वहीं यात्रियों के साथ जमकर मारपीट भी की गई। शिकायत के बाद RPF को सूचना मिली। वहीं RPF जवानों ने किन्नरों को रायपुर में उतारा और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दिया गया है। किन्नरों के बीच ट्रेन में जमकर विवाद देखने को मिला। खबर बलौदाबाजार से है, जहां वन परिक्षेत्र सोनाखान में लगातार वन प्राणियों के शिकार की शिकायत सामने आ रही है। इस दौरान 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रात की गश्त में 2 शिकारियों को धर दबोचा है। वहीं वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर 3 नग तीर, 1 नग कमान, वंगरी, टॉर्च और बाइक को जब्त किया है। वहीं वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई आगे जारी है। आपको बता दें कि वन प्राणियों का शिकार किया जा रहा था। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, इसके बाद से ये कार्रवाई देखने को मिली है। बलौदाबाजार जिले में एक मोबाइल दुकानदार के साथ 75,575 की ऑनलाइन ठगी की गई और इसका मामला सामने आया है। आरोपी ने मुंबई की एक फर्जी मोबाइल शॉप माही मोबाइल का हवाला देकर मोबाइल एक्सेसरीज भेजने का झांसा दिया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन सामान नहीं मिला। साइबर सेल की तकनीकी जांच में आरोपी की पहचान दिनेश कुमार माली के रूप में की गई है, जो मूलतः राजस्थान के जालौर का बताया जा रहा है। पुलिस टीम ने अहमदाबाद के धनरीधर फ्लैट में छापा मारकर उसे उसके मोबाइल के साथ और दुकान से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया और साथ में पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल और बैंक खाता जब्त किया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके बाद से आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। और वहीं रायपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने जिले के सभी पुलिसकर्मियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि आदेश का उल्लंघन करने पर 1000 का जुर्माना और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालान के साथ लापरवाही सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाएगी, जिससे भविष्य में पदोन्नति और अन्य लाभों पर असर भी देखने को मिलेगा। SSP ने कहा कि पुलिस को खुद नियमों का पालन करना चाहिए ताकि जनता में अच्छा संदेश जाए। निर्देशों के पालन की निगरानी थानाध्यक्षों और पर्यवेक्षक के अधिकारियों को सौंपी गई है। खैरागढ़ से एक खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें 5 युवक उफनते प्रधान पाठ बैराज की फिसलन भरी चट्टान पर खड़े होकर स्टंट करते हुए रील बनाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश से डैम में पानी का बहाव तेज है और जरा सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन रीलबाजी के नशे में डूबे इन युवकों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पानी युवकों के ठीक नीचे से तेजी से बह रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि वहां न कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद था और न ही कोई अधिकारी जिनसे इन्हें रोका जा सके। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से प्रशासन की लापरवाही पर कई सवाल भी उठने लगे हैं।
खबर गरियाबंद से है, जहां जिन देश में बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है, आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार की जड़ कितनी गहराई तक फैल चुकी है। वहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सरकारों के दावे और जमीनी हकीकत में कितना अंतर होता है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ स्कूल का नया भवन 2 सालों में जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। साथ ही क्लासरूम में पड़ी दरारें हादसे को न्योता दे रही है। वहीं स्कूल की ऐसी स्थिति होने के बाद बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 2023 में पूर्ण किए गए इस भवन की गुणवत्ता की पोल साल भर में खुलने लगी है। 30 लाख से ज्यादा लागत में बनने रहे इस काम की मंजूरी 2008 में मिली थी और 2 सालों में इस भवन की हालत जर्जर हो गई है। स्कूल की जर्जर हालत से बच्चे काफी परेशान भी हैं। पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है सर, और इधर से दीवार का जो है रहता है वो गिर जाता है, और इधर से भी कभी कभी डर भी लगता है बैठने से, लेकिन नहीं बनवाए हैं इसीलिए हम लोग बैठते हैं क्लास में। सर लोग मरम्मत करा रहे हैं जी। तो बारिश के समय गिरता है कि किस समय? बारिश के समय भी गिर जाता है, कभी कभी गिरता है जी। किसी छात्र के ऊपर गिरा है? अभी तो नहीं गिरा है, पर इधर कोने कोने में गिर जाता है कोने-कोने में गिरता है। जी। क्या नाम लिखते हैं? भूपेंद्र मरकाम, कौन सी क्लास है? 8वीं। और वही कांकेर दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बस्तर के विकास पे बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब वे बस्तर, दंतेवाड़ा या कांकेर आते हैं तो ऐसा लगने लगता है मानो अपने घर लौट आए हैं। यहाँ की मनमोहक प्रकृति और लोगों की स्नेह उन्हें डीपली प्रभावित करता है। ओपी चौधरी ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार बस्तर की समृद्धि, प्रगति और खुशहाली के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर संभव संसाधन उपलब्ध करा रही है। मेरे यहाँ आगमन की बात है तो जब भी धमतरी से नीचे आता हूँ तो मुझे पूरा बस्तर का अंचल, पूरा दंतेवाड़ा, पूरा कांकेर, ऐसे अपने पुराने घर की तरफ जा रहा हूँ ऐसा एहसास होता है। और आप प्राकृतिक सौंदर्य के इस अनुपम दृश्य के साथ रहते हैं, आप लोगों से जलन भी होती है हमें, तो बहुत अच्छा है। और सब लोग मिल करके इस अंचल के विकास के लिए समर्पित होकर काम करेंगे। बड़े कामों के लिए, जरूरी कामों के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, बस्तर को विकसित बनाने के लिए किसी भी प्रकार के वित्त की कमी नहीं। और खबर दुर्ग से है, जहां पर बोक्सित कॉरपोरेशन पर ईडी ने तड़के की छापेमारी दी है, जहां 6 से 7 गाड़ियों में सवार होकर करीब 25 से ज्यादा अधिकारी सुबह 6 बजे कंपनी के ठिकानों पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ, शशांक और शरद चोपड़ा तीनों भाइयों से जुड़े परिसरों पर यह कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस बार की रेट का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन बोक्सित कॉरपोरेशन पूर्व में सीजीएमएससी से जुड़े 400 से 600 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में चर्चा का विषय बन चुके थे, जिस पर पहले भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी देखने को मिली थी। ईडी की इस बड़ी कार्रवाई से इलाके में हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। और वही छत्तीसगढ़ में 2 नन की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई है। जेल में बंद ननों से मुलाकात करने केरल से इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन छत्तीसगढ़ पहुंचा है। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, पूरे मामले पर विस्तृत जांच की जानी चाहिए। जीआरपी थाने में एफआईआर हुआ है, उनके बयानों के आधार पर एफआईआर के पर्याप्त आधार उनके पास नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि जीआरपी थाने में एफआईआर कर बयान भी दर्ज कराया गया है। इन बयानों के आधार पर एफआईआर करने के बाद से पर्याप्त आधार की स्पष्टता नहीं हुई है। केरल के ननों द्वारा हमारे अबूझमाड़ की बेटियों को ले जाया जा रहा था। ऐसी और घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली है, जिनकी जानकारी मिली थी। इसीलिए यह मामला जांच का विषय है। कानून अपना काम कर रही है, सभी अपने अपने तौर से इसकी जांच कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर नया कानून ला रहे हैं। इसके बाद धर्मांतरण के मामले पर अभी भी स्पष्टता हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के लिए ये कानून बहुत ही प्रभावित रहेगा। आपने भी ट्वीट किया और कल जो श्रीमती अमित शाह जी ने कहा कि विपक्ष में जो है कांग्रेसी अभी 20 साल और बैठेंगे, मतलब टारगेट सर 2047 का जो आप लोगों ने विजन रखा है। नहीं, उनका आकलन सही रहता है जी, उनका आकलन सही रहता है। विभिन्न विषयों पर आपने देखा होगा, वो आकलन सही रहता है। जो स्थिति दिख रही है विपक्ष की, जिस तरीके से नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं पूछते हैं कि कितने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए गए, ये पूछने लगते हैं
कि हम कितने हताहत हुए हैं। ये नकारात्मक राजनीति का जो उनका विषय है, उससे ये जरूर लगता है कि माननीय अमित शाह जी का ये आकलन ठीक ही है कि 20-25 साल उनको लग जाएंगे। अभी जीआरपी थाने में एफआईआर हुआ है और एफआईआर के बाद बयान भी सबके हुए हैं। उन बयानों के आधार पर ये स्पष्टता है इस बात की कि जो एफआईआर हुआ है उसके लिए पर्याप्त आधार उनके पास था। जो अबूझ बाढ़ का क्षेत्र है हमारा, वहाँ की लड़कियों को इनके द्वारा ले जाया जा रहा, वहाँ के स्थानीय लोग भी साथ थे, उनके द्वारा ले जाया जा रहा था। और ऐसे और घटनाएं पहले कुछ वर्षों में हुई हैं, यह भी पता चला। इसलिए यह जांच का विषय तो है ही है। कानून अपना काम कर रहा है, वो अभी जेल में है और आने वाले समय में वो अपनी प्रक्रिया करेंगे, हम अपनी प्रक्रिया करेंगे। धर्मांतरण कानून 1968 अभी छत्तीसगढ़ में लागू है। एक प्रावधान बीच में किया गया था 2006 में, और उस समय तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने उसको राष्ट्रपति जी के पास भेजा था, परंतु उस पर अंतिम कोई निर्णय हुआ नहीं। अब 2006 के बाद 2025 है, 20 साल का समय बीत चुका है। नई परिस्थितियां अब सामने हैं। उन नई परिस्थितियों के आधार पर नए प्रावधानों के साथ एक अच्छा कानून, जिससे समाज की इस कुरीति, इस बुराई को दूर रखा जा सके, इसको जरूर लेकर आ रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि अगले विधानसभा सत्र में आ जाएगा। नहीं, अगर धरना दिए हैं तो वो नौटंकी। नेता प्रतिपक्ष जी से मेरी बात हुई, चरणदास महंत जी से, उन्होंने मुझे कहा कि वो आए हैं, उन लोगों को मिलना है। तो मैंने उनको बताया, उससे पहले ही बेन्नी जी केरल में सांसद हैं, उनसे मेरी स्वयं बात हुई सुबह ही आज। तो मैंने कहा कि आप आए हैं, मिलना चाहते हैं तो आप 1:30 बजे आ जाएं। 1:30 बजे तक वो नहीं आ पाए, अभी भी नहीं आ पाए। तो फिर ये बात ध्यान में आई। ये उनका मैंने फिर फ़ोन करके उनसे पूछा, तो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि जेल में पहले मिलना है, फिर इधर मिलना है आपसे करके। तो जेल में मैंने खुद बात करके उनकी मुलाकात करवाई। भाई, इसमें किसी को मुलाकात करने देना, नहीं करने देना, इसमें कोई रुकावट थोड़ी कर सकता है, और करना भी नहीं चाहिए। भाई, मैंने खुद बातचीत की, मैंने खुद मुलाकात करवाई। इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। जो लोग आएंगे, मिलेंगे, मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, कानून अपना काम करेगा। और वही खबर बलौदाबाजार से है, जहां खेल मंत्री ने टकराम वर्मा से अंतर्राज्यीय ट्रैक एवं इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। साथ ही गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। इस बीच निर्माणाधीन 8 लेन सिंथेटिक एथलीट ट्रैक और इंडोर कॉम्प्लेक्स कार्य का निरीक्षण भी किया गया। वहीं खेल मंत्री ने का कहना है कि अब जिले में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को मैदान उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं मुख्यालय में 9.50 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक एथलीट ट्रैक और 15 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण भी किया जाएगा। खबर दुर्ग से है, जहां आज सुबह ईडी की टीम ने मोक्षित कॉरपोरेशन के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई बहुचर्चित सीजीएमएससी घोटाले को लेकर की गई है, जिसकी कुल राशि 400 से 600 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। आपको बता दें, करीब 6 से 7 गाड़ियों में सवार होकर 2 दर्जन से अधिक अधिकारी कंपनी के दफ्तर और संबंधित परिसरों में पहुंचे। इसके साथ ही 27 जनवरी को ईओडब्ल्यू और एसीबी ने भी रायपुर, दुर्ग और हरियाणा के पंचकुला सहित कई स्थानों पर दबिश दी थी, जिसमें डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया था। इस घोटाले में प्रमुख आरोप है कि बाजार में 8.50 रुपए की ईडीटीए ट्यूब को मोक्षित कॉरपोरेशन ने 2380 रुपए की नग के बाद से खरीदा था।
और वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विष्णुदेव का मिशन सिर्फ और सिर्फ कमीशन है। इस बीच पूर्व सीएम ने क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवनी पर 3% कमीशन लेने का आरोप लगाया है, तो वही सीएम सचिवालय ने जांच के आदेश भी दिए हैं। वही ऊर्जा सचिव मंत्री मामले की जानकारी पाने में जुट गए हैं। इस दौरान सीएम ने सचिवालय से रिपोर्ट की मांग भी की है। वही क्रेडा के वेंडर सुरेश कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से समय समय पर जारी किए जाने वाले टेंडर में हम भाग लेते रहे हैं। हमें विभाग द्वारा कार्य आवंटित होता है, इसके बाद हम जाकर कार्य करते हैं और सोलर सिस्टम लगाते हैं। उन्होंने बताया कि क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र कुछ ही दिनों से परेशान कर रहे थे और निज सहायक वैभव दुबे के माध्यम से अपने लिए जितने का कार्य पूर्व में उनके पदभार ग्रहण के पहले आवंटित हुआ था वो कार्य पूर्ण हो चुका है और 3% की मांग वो लगातार कर रहे थे। मामले की जांच में फिलहाल ऊर्जा सचिव जुटे हुए, आगे क्या कुछ होगा तो देखिए। और वही पंखाजूर में मितानिन कार्यकर्ता ने उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ अधिकारियों से पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जबरन हड़ताल में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है और मना करने पर वेतन रोकने या काम से निकालने की धमकी भी दी जा रही है। कुछ मितानिनों ने पैसा की मांग और मनमानी व्यवहार का भी आरोप लगाया है। इन घटनाओं के पीछे मितानिन परीक्षक रुतिका राय को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिन पर पद के दुरुपयोग और निजी हित साधने का आरोप भी लगा है। साथ में आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वो स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर आंदोलन करेंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मामला गंभीर होते जा रहा है। परेशानी तो बहुत सारे है, जैसे कि हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो एमटी बार बार मीटिंग में हम लोग को कुछ भी बात लेके परेशान करते हैं, झगड़ा करते हैं। फिर कोई कारणवश एक मीटिंग में नहीं जाने से फिर परमिट में भी सिग्नेचर नहीं करते हैं और उसी बात को लेके बहुत सारे मतलब बड़ा झगड़ा बनाते हैं और क्या बोलते हैं कि काम से निकाल देंगे, बोलते हैं कि काम से निकाल देंगे। जुतिका राय लोग न्याय चाहते हैं कि 2-3 बार हम लोग उसके बारे में आवेदन भी दिए हैं तो कुछ ये नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एमटी जुतिका राय वो आती है, आके बैठक लेती है और बैठक में बहुत सारा झगड़ा भी करती है कि आप लोग फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।